नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बबली कोठारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरे चैनल पर जो वीडियोस आ रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं, वो इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और नीचे जो बटन दिया है सब्सक्राइब का उसे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं, आसपास से भी, सोशल मीडिया से भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपनी ये जर्नी शेयर करते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कि उन्हें इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है और कैसे वो उसके थ्रू जा रहे हैं। बट मैं आपको फैक्ट्स बता देती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि हाँ एग्जैक्टली इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं ऑल ओवर वर्ल्ड कहूँ तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है, स्पेशली वुमेन में, ठीक है। एंड इंडिया जो है नंबर 3 पर आता है इसमें। एंड हर साल सिर्फ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो मोर देन 1.5 मिलियन न्यू केसेस रजिस्टर होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, ठीक है। एंड एवरी 4 मिनट्स जो है एक वुमेन की डेथ होती है बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। एंड एवरी 13 मिनट्स जो है आप ये समझिए कि एक विमेन जो है आप डिटेक्ट होती है विद ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। एंड ऐसा देखिए, अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से जाऊं तो आप लोगों को हैरानी होगी कि हमसे ज़्यादा केसेस जो हैं बाहर के देश में हैं, लेकिन डेथ रेट जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई है। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि 60% ऑफ केसेस जो होते हैं वो एडवांस स्टेजेस में डिटेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से रिकवरी का या ट्रीटमेंट का कोई स्कोप नहीं रह जाता। उस वजह से डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड ये क्यों है? बिकॉज अवेयरनेस नहीं है आधे से ज़्यादा लोगों में इसके लिए। तो इसलिए आज ये मैंने वीडियो इसीलिए चूज़ किया है ताकि मैं इस वीडियो के थ्रू जो है आप लोगों को अवेयर कर सकूं इस प्रॉब्लम में। अक्सर लोग जो हैं कई बार जो है इस टॉपिक पर बात करने से शर्माते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जहाँ पर सवाल आपकी हेल्थ का आता है वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि इस आप समझिए कि इस एक शर्म के लिए जो है आप अपनी लाइफ को रिस्क पे ले जा रहे हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और मैं आप सभी व्यूअर्स से जो है रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर इस वीडियो को ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा दे जिसको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो। देखिए, जब हम लोग कैंसर का नाम सुनते हैं ना, तो कैंसर का नाम सुनते ही हम सबको ऐसा लगता है कि कैंसर इज़ इक्वल टू डेथ, ठीक है। लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। बट ये कंसेप्शन क्यों बना है सबके दिमाग में, उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर कैंसर के जो केसेस होते हैं वो बहुत ही लेट स्टेज में डायग्नोज होते हैं, जिसकी वजह, जैसे मैंने अभी बोला, कि कोई स्कोप नहीं रह जाता है। एंड बहुत सारा ट्रीटमेंट, बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी जो है पेशेंट को बचा नहीं पाते हैं लोग, ठीक है। तो इसलिए एक डर बैठा रहता है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कैंसर हमेशा स्टेजेस में आता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको आज डिटेक्ट हुआ और कल कोई मर जाए, ऐसा नहीं है। अगर हम इसको अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट कर लें तो बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोप रहता है कि हम इससे बच सकते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से बाहर भी आ सकते हैं। और अगर स्पेसिफिकली अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं तो वहाँ पर तो डेफिनेटली है। और इसका एक बहुत बड़ा आप ये समझिए कि प्रिवेंशन का जो तरीका है ना, वो यही है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस चीज़ के बारे में मैं यहाँ पर आपको बहुत सारी अच्छी टिप्स देने वाली हूँ। देखिए, कैंसर जो होता है वो एक तरीके का आप समझिए कि एक एबनॉर्मलिटी होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है कुछ एबनॉर्मल सेल्स की हमारे शरीर में। सिर्फ जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है सिर्फ उन्हीं में कैंसर सेल्स नहीं होते। हमारे जैसे नॉर्मल, जैसे हम लोग हैं, हम में भी कैंसर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है? जब ये कैंसर सेल्स अपनी सर्टन अमाउंट से बहुत ज़्यादा अमाउंट में मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, ग्रोथ उनकी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाए। तो ऐसा ही कुछ ब्रेस्ट कैंसर में भी होता है। नॉर्मली वहाँ पर जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है होनी शुरू हो जाती है। ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फीमेल्स जो हैं आफ्टर डिलीवरी बच्चों को फीड कराती हैं तो उनके ब्रेस्ट में जो है मिल्क डक्ट्स होते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो सबसे पहली शुरुआत जो है ब्रेस्ट कैंसर की वहीं पर होती है। वहाँ पर उन सेल्स का जो है आप समझिए कि एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब तक ये प्रोसेस मिल्क डक्ट तक रहता है तब तक तो ये नुकसान नहीं पहुँचाता है, लेकिन अगर एक बार ये प्रोसेस जो है नेबरिंग यानी कि उसके आसपास, ब्रेस्ट के आसपास बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं। एक बार मैंने पहले वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि लिम्फ नोड्स जो हैं एक तरीके का आप समझिए कि पूरे शरीर में उनका जाल हो, जैसे ब्लड होता है ना, वैसा ही लिम्फ नोड्स भी होते हैं, प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। और अगर एक बार कोई भी इस तरह की ग्रोथ या कोई एबनॉर्मलिटी लिम्फ नोड्स में आ गई तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बहुत रैपिडली यानी बहुत जल्दी से वो आपके शरीर में फैल सकती है। तो इस चीज़ के बचाव के लिए जो है हमें डेफिनेटली यहाँ पर कुछ करना पड़ता है। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादातर 50 to 65 ईयर्स ऑफ एज की जो विमेन होती हैं उनमें होता है। अच्छा, मैं बार बार विमेन बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेन में नहीं होता है ये प्रॉब्लम, मेंस में भी होता है, लेकिन रेशो की मैं अगर बात करूँ तो फीमेल्स में इसका रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए मैं ज़्यादा उसी चीज़ के बारे में बात करूँगी। अच्छा, अभी जैसे मैंने एज फैक्टर बताया, अब ये एज फैक्टर का मतलब ये नहीं कि यंगर एज ग्रुप में नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आज का टाइम अगर आप देखो तो ज़्यादातर जो फीमेल्स 40 to 50 के बीच में रन कर रही हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिटेक्ट हो रही है। लेकिन एज अ डॉक्टर जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि जितनी भी फीमेल्स हैं जो कि 25 ईयर्स से अबव हैं उन सभी को जो है खास ध्यान रखना है जब मैं ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की बात करूँगी तब। अच्छा, साइंस की बात कर लें, लक्षण क्या क्या होते हैं। जैसे कि सभी लोग जानते हैं शुरुआत तो इसकी एक गांठ के रूप में होती है, ठीक है। कहीं पर भी आपको ब्रेस्ट में किसी भी तरफ, लेफ्ट हो या राइट हो, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर साइड से शुरू होते, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो एक छोटी सी गांठ से शुरुआत होती है, पेनलेस हो सकती है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब शुरुआत हो रही है तो उसमें दर्द नहीं भी होगा, ओके। देन इसके अलावा निप्पल्स में से डिस्चार्ज आ सकता है, कुछ भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ सकता है। निप्पल रिट्रैक्शन हो सकता है। रिट्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे जो पोजीशन निप्पल्स की फॉरवर्ड होती है वो इनवर्ड की तरफ मुड़ जाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए मैं आपके लिए पिक्चर्स लगा दूंगी तो आप जो है उनको देखकर थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जब मैं लेटर स्टेजेस की बात कर रही हूँ तो लेटर स्टेजेस में क्या है कि यही चीज़ पेनफुल हो जाती है, स्वेलिंग आ जाता है ब्रेस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, कलर चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं आपके ब्रेस्ट के स्किन के ऊपर। और जैसे आपने ऑरेंज देखा होगा, जो संतरा होता है उसके ऊपर की जो स्किन होती है उस तरीके का स्किन जो है ब्रेस्ट के ऊपर का होना शुरू हो जाता है। कोई ऐसा घाव बन सकता है ब्रेस्ट के ऊपर जो हील नहीं हो रहा हो, ठीक है। ये एक काफ़ी एडवांस स्टेजेस का सिम्टम है। एंड जब बहुत ज़्यादा फैल गया है कैंसर तो उन केसेस में ये सिम्टम्स तो रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको बैक पेन महसूस हो सकता है, ठीक है। जॉन्डिस के सिम्टम्स आपको डेफिनेटली आ सकते हैं एंड ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आपको हो सकती है। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर होने का कारण साइंटिफिक तो अभी तक कोई नहीं निकला है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर डेफिनेटली होते हैं जिनमें अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली में ये प्रॉब्लम रन कर रही है तो आपको चांसेस डेफिनेटली रहते हैं कि आप ये फ्यूचर में डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लड़कियों में मेंसेस बहुत जल्दी स्टार्ट होते हैं अपने एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनमें भी ये फ्यूचर में रिस्क रहता है। दूसरा, जिनमें मीनोपॉज बहुत लेट आता है यानी उनके पीरियड्स बंद बहुत लेट होते हैं, उन फीमेल्स में भी रिस्क रहता है। जिन फीमेल्स ने कभी डिलीवरी नहीं की यानी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, कोई चाइल्ड डिलीवर नहीं किया है, उनमें भी ये केसेस आते हैं। फीमेल्स जिन्होंने अपने बच्चों को कभी फेड नहीं कराया है यानी उन्हें दूध नहीं पिलाया है, ठीक है, तो उनमें भी ये चांसेस रहते हैं। इसके अलावा फीमेल्स जो स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल लेती हैं, उनमें भी इसके चांसेस डेफिनेटली रहते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी फीमेल किसी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू गई है तो उनमें भी ये केसेस जो हैं आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा मल्टीपल छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे ओबेसिटी है, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, अगर ये सब आपके रूटीन में बना हुआ है तो डेफिनेटली रहता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा जो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ वो ये है कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी फीमेल्स हैं
अट्रैक्टिव लगने के लिए कई बार आप ऐसे कुछ प्रोसीजर से जाती हैं जो कि आपके लिए फ्यूचर में डेंजरस साबित हो सकता है, चाहे वो कॉस्मेटिक कोई सर्जरी हो या फिर आप हार्मोनल कोई मेडिसिन ले रही हो, ठीक है। कई बार आप ब्रेस्ट का साइज इंप्रूव करने के लिए किसी तरह का ट्रीटमेंट जो है ऑप्ट करती हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि देखिए, नेचर के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में कैसे कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़े वो कोई नहीं बता सकता। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई करता है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर ही हो जाता है, लेकिन चांसेस डेफिनेटली बने रहते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि डिटेक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कैसे डिटेक्ट करना है, उसके बेसिकली 3 मेजर प्रोसेस होते हैं, जिसमें एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, एक मेमोग्राफी होती है और एक बायोप्सी होती है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर ही करते हैं आपका, ठीक है। डॉक्टर अच्छे से आपको एग्जामिन करेंगे, वो ये देखेंगे कि इस तरह की कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर आपके ब्रेस्ट में दिखाई दे रही है तो उसको आगे कैसे बढ़ाना है वो डॉक्टर ही सजेस्ट करते हैं। मेमोग्राफी जो है एक तरीके का स्कैनिंग प्रोसेस होता है जो फर्दर स्कैन करता है आपके ब्रेस्ट को कि उसमें अदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं या नहीं। एंड बायोप्सी जो है कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि अगर कोई लंप है, यानी अगर कोई भी गांठ आपकी ब्रेस्ट में है तो डेफिनेटली उसकी बायोप्सी जब करी जाएगी तो उससे पता चलेगा कि वो गांठ कैंसरस है या नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि 10 में से 9 गांठें जो होती है ना वो नॉन कैंसरस होती है, सिर्फ एक ही गांठ है वो आप समझिए कि जो कैंसरस निकल सकती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर आप अवेयर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने आप को उस स्टेज में जाने से बचा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है सेल्फ एग्जामिनेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली पेशेंट से, वो ये हैं कि किसको करना चाहिए। तो सबसे पहले, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी फीमेल्स 25 ईयर से अबव एज की हैं उन सभी को ये एग्जामिनेशन ज़रूर करना चाहिए। कब करना चाहिए? नॉर्मली जो है आप इसको महीने में सिर्फ एक बार, जब आपके पीरियड्स ओवर हो जाएं तो उसके 2 या 3 दिन के बाद आप ये एग्जामिनेशन कर सकती हैं, ठीक है। एंड प्रोसेस क्या रहता है? कुछ फ्यू स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है और उससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको ये प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको रिस्क फैक्टर बताए, अगर कोई भी फीमेल इसमें से कोई भी रिस्क फैक्टर अगर उनमें है तो डेफिनेटली अपनी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको मिरर में एग्जामिन करना है अपने आप को, ठीक है। आप मिरर में खड़े हो जाइए, दोनों ब्रेस्ट को आप देखिए, उनके कलर में, उनके साइज़ में, कंटूर में कोई चेंजेस अगर लग रहे हैं आपको तो उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकती हैं। इसके अलावा दूसरा जो एक तरीका होता है वो ये रहता है कि जब आप बाथ लेती हैं, जब आप नहाते हैं, ठीक है, तो नहाते वक्त क्या होता है, क्योंकि हम बॉडी पे साबुन लगाते हैं तो हमारा बॉडी जो है स्लिपरी हो जाता है, तो फिंगर्स बहुत इजीली स्लिप होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत ईजी हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आप लेफ्ट ब्रेस्ट एग्जामिन करना चाहते हैं तो आप अपना लेफ्ट हैंड अप करेंगे, ठीक है। अपने राइट हैंड की 3 to 4 फिंगर्स आप लेंगे एंड आपको यहाँ से जो है स्लिप करते हुए अपने फिंगर्स को लेकर आना है, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये आर्मपिट है यानी कि जो आपकी बगल है वो और आपके ब्रेस्ट के बीच का जो पोर्शन है उसको बहुत ध्यान से एग्जामिन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी गांठ आपको समझ में आती है तो डेफिनेटली वो ये शो करता है कि स्टेज जो है वो थोड़ी बढ़ गई है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, ठीक है। एग्जामिनेशन में क्या है, आप जो है सर्कुलर मोशन में एग्जामिन कर सकते हैं, देन आपको ऊपर से निपल्स की तरफ आना है, इस तरह से आपको एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। या फिर आप जो है अप से डाउन जा सकते हैं, ठीक है। ये 3 स्टेप्स रहते हैं, उसके लिए भी मैं पिक्चर्स लगा दे रही हूँ तो आप लोगों को इजी हो जाएगा कि कैसे एग्जामिनेशन करना है। तो ये एक तरीका है। दूसरा, जब आप बेड पे लेटते हैं तो लेटते समय ब्रेस्ट फ्लैट हो जाती हैं तो एग्जामिनेशन ईजी पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आप लेफ्ट ब्रेस्ट एग्जामिन कर रहे हैं तो लेफ्ट शोल्डर के नीचे कोई भी एक टॉवल फोल्ड करके या फिर पिलो रखना है आपको, ठीक है। अपना लेफ्ट हैंड जो है वो अपने सर के ऊपर रखना है एंड अगेन अपने राइट हैंड की फ्यू फिंगर्स लेके, जैसे आप शावर में एग्जामिनेशन कर रहे थे वैसे आपको यहाँ पर भी करना है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, कोई टाइम टेकिंग नहीं है, महीने में सिर्फ एक ही बार आपको करना है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक समझिए प्रिवेंटिव मेजर साबित हो सकता है आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
अच्छा, बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, ट्रीटमेंट जनरली डिपेंड करता है कौन सी स्टेज में है आपका प्रॉब्लम जो है, ठीक है। एंड यूजुअली ट्रीटमेंट में जो है आपको कुछ हार्मोनल थेरेपीज़ दी जाती हैं, कीमोथेरेपी होता है, रेडिएशन थेरेपी होता है, ठीक है। एंड अगर किसी का बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो गया, अदर पार्ट्स में फैल रहा है, तो वहाँ पर या तो ग्रोथ को रिमूव किया जाता है या फिर जो है ब्रेस्ट को ही रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। बट मैं प्रार्थना करूंगी कि कोई भी फीमेल या कोई भी मेल जो है उस स्टेज तक ना पहुंचे जहां पर इस तरह का कंडीशन करना पड़े। इसीलिए आज मैंने वीडियो भी बनाया है ताकि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख के वो सारी चीज़ें करें। अगर आप में ये रिस्क फैक्टर हैं तो आप टाइम से कंसल्ट कर लें ताकि आपको उस स्टेज तक जाने की नौबत ना आए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी के घर में किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है तो एक बहुत बड़ा आप समझिए कि मेंटल एक प्रेशर सभी के ऊपर बन जाता है, सिर्फ जिसको डिटेक्ट हुआ है उसको नहीं, उसके घर वालों के ऊपर भी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो पेशेंट हैं उसको बहुत अच्छे से समझें, उनकी परेशानियों को समझें, और जो ध्यान रख रहे हैं, जो अटेंडेंट्स हैं या केयर गिवर्स हैं, वो अपना खुद का भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पेशेंट के लिए सिर्फ फिजिकली खड़े नहीं होते हैं, वहाँ पर आप मेंटली भी खड़े हो रहे हैं, तो आपको फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत रहती है। अच्छा, एक दो सवाल होते हैं पेशेंट्स के कि क्या ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको अच्छे से चेकअप कराएं और आप जो है उसके हिसाब से प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एंड पीरियड्स पे यूजुअली इसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अनलेस आप कीमोथेरेपी में जा रही हैं। अगर आप कीमोथेरेपी करवा रही हैं तो उसमें आपके मेंसेस डेफिनेटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। अच्छा, और तीसरा सवाल रहता है कि ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं बच्चे को आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर? तो डेफिनेटली करा सकते हैं अगर आपकी ब्रेस्ट इंटैक्ट हैं तो, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली यहीं तक रहेगा। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत 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 हेल्पफुल हो, और जैसे मैंने पहले ही बोला है वीडियो की शुरुआत में, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और मैक्सिमम शेयर इस वीडियो को डेफिनेटली दीजिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो तक के लिए आप सभी लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।